अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन कराम, अगर हम ज़िंदगी में अपनी लाइफ का मुशाहिदा करें तो ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं डी ट्रैक भी हो रही होती है, मुश्किलात भी आ रही होती हैं, परेशानियां भी आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं तूफ़ान भी आ रहे होते हैं। लेकिन सरखुरू वही होता है जो उस तूफ़ान के आगे, उस मुश्किलात के आगे, उस परेशानी के आगे चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। तो फिर वो लाखों में से, करोड़ों में से चंद लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, न कि अपना नाम रोशन करते हैं बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने परेशानियों से, मुश्किलात से कभी भी जो है वो घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। और जब उसका आप सामना करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती है। तो आज का हमारा जो शो है, हमारे साथ हमारे जो आज के मेहमान हैं वो स्किल्ड हैं, अपने अपने प्रोफेशन में बड़ा नाम रखते हैं, कानून, इंसाफ और अवामी हकूक़ के लिए सरगर्म एक मारूफ शख्सियत हैं। आप चेयरमैन वकला कौंसिल के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं और साथ साथ आप ऑनरी, मैं कहूँगा कि ईरान के भी आप जो है वो यहाँ पर लीगल एडवाइज़र भी हैं। और जनाब सैयद काज़िम रज़ा गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और आपने हमें कीमती वक्त दिया। और मैं ख़ास तौर पे दूसरे मेहमान का तारुफ़ करवाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई भी कानूनी मसाइल हो, आपके साथ मशवरा लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 021-343-1433 पर। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जो कि फाउंडर एंड CEO हैं टारगेट प्रो ट्रेनिंग कंसल्टेंसी कंपनी है इनकी। और जो लोग, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं और बग़ैर पैसों के जाना चाहते हैं, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पर भी हम बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आज के हमारे तीसरे, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे इस प्रोग्राम में रेगुलर हमारे साथ होते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और जब भी वो गुनगुनाते हैं तो इस महफिल को चार चांद लगा देते हैं, जनाब सैयद काशिफ अली। वालेकुम अस्सलाम। और मैं चाहूँगा कि आज का हम स्टार्ट ही जो है वो एक खूबसूरत गाने से करते हैं और काशिफ से कहूँगा कि एक खूबसूरत गाना जो है जी सजाद अली का एक सॉन्ग है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हदन वक्त के
चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म मुज़्ज़र क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना मुज़्ज़र क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जुल्म। बहुत शुक्रिया काशिफ, खूबसूरत आवाज़ और आपने आज के इस शो को 4 चांद लगाए, बहुत शुक्रिया। नादरीन, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मशूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर लें 021-343-1433 पर। आज के शो को स्पॉन्सर किया शाह ग्लोबल मोटर, योर वन स्टॉप ऑटो सोल्यूशन, और लाइफ स्टाइल नेक्स्ट जो कि परफ्यूम्स की एक वेबसाइट है, फेसबुक पेज पर मौजूद है। अगर आपने परफ्यूम परचेज़ करना हो, गाड़ियां ख़रीदनी हो, लीजिंग करवानी हो, फाइनेंसिंग करवानी हो, ट्रैकर, इंश्योरेंस, तो शाह ग्लोबल मोटर, खालिद बिन वलीद रोड, याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ। सबसे पहले मैं गिलानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस शोबे का आपने इंतखाब किया, माशाल्लाह वो एक नोबल कॉज मैं इसको कहता हूँ कि डॉक्टर्स और ख़ास तौर पे जो वकील होते हैं वो मतलब वो एक ऐसी लोगों को सर्विस मुहैया कर रहे होते हैं जहाँ वो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई इशू होता है। जब उनको कानूनी मशवरा लेना होता है तो सबसे पहले एक लॉयर के पास जाते हैं और उससे एडवाइस लेते हैं। तो इसका ख्याल क्या बचपन से ही आपको था या पेरेंट्स ने आपको कहा था? तो मैं चाहूँगा कि अपनी जर्नी थोड़ा सा आप अपनी बताइए ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत सुबह में मुझे दावत देने का। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपके टेलीविज़न पे आकर। जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरीके से इस शोबे को इख्तियार किया, और आपने ख़ुद अपने सवाल में भी कहा कि ये एक बड़ा नोबल शोबा है, वाकई इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में ये प्रोफेशन कहा जाता है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, तो इसके पीछे ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये उस ज़माने में जब इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था तो ये वाकई उस वक्त के जो अशराफ, जो यानी कि बड़े साहली लोग थे, बड़े मोतबर लोग थे, वो इसको एज ए चैरिटी किया करते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसकी मैं हिस्ट्री में तो नहीं जाता, तो अब ये कि हमने इसको कैसे इख्तियार किया, ये मैं बुनियादी तौर पे क्योंकि मेरा कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ है तो मैं ज़्यादातर कॉरपोरेट की मेरी प्रैक्टिस है जी, सनत व हरफत की तरफ और कंपनीज़ की तरफ। तो मैं ख़ुद भी एक कॉरपोरेट ऐसे एंटरप्रेन्योर काम करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। तो वहीं ये जब चीज़ें ख़ुद मैंने फेस की विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी विद द फ्लो ऑफ टाइम, जब से आप काम कर रहे होते हैं ख़ुद एक चीज़, आपको हर्डल्स पेश आती हैं कारोबार करने में, आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, कानूनी तकलीफ़ें होती हैं। तो फिर इस तरीके से ये मुझे शौक मिला, आप समझें कि ये मैं एज ए हॉबी इसको अडॉप्ट किया। क्या बात है। लर्निंग, ये नहीं है कि मैं इससे कोई इनकम अर्न करता हूँ, ये बड़ी बात है। बहुत
कम लोग ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं कभी इसको लिया मैंने, हमेशा इसको सोर्स ऑफ पैशन लिया, ये पैशन के साथ मैं इसको इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन जा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ मैं इसको इख्तियार किए हूँ। और साथ ही हम जो एक मेरा पिछले 27-28 साल से एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है, उसको भी हम इसके अंदर काफ़ी हद तक उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, उसका फ़ायदे जो होते हैं, क्योंकि एक कॉर्पोरेट आपको मैं समझता हूँ कि जो ग्रूमिंग मिलती है कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक इंडस्ट्री के अंदर, वो बड़ी वर्सटाइल होती है, वो वाइडर होती है उसको, जहाँ तक कि आप एक एज एडवोकेट एक लिमिटेड होती है क्योंकि आप सिर्फ एक जगह पे महदूद होते हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट में आप होते हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो बुनियादी तौर पर ये शौक़ से ज़्यादा शौक़ है बजाय कि मैं कहूँ कि जी मैंने कोई इसको इख्तियार किया ख़ास मकसद के तहत। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आपका पैशन था ये। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो काम करना चाहते हो ना, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो वो आप बहुत ऐसे तरीके से उसको कर पाओगे और आगे उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाते हैं आप। और जैसा कि गिलानी साहब ने कहा कि एक ये नोबल कॉज, जैसे कि हमने कहा और उन्होंने कहा वाकई ये एक ऐसा प्रोफेशन है, और आप कहते हैं कि मतलब लोगों को आप फैसिलिटेट करते हैं, और यकीन माने कि जो आप लोगों की दुआएं लेते हैं ना, जब किसी की आप हेल्प करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी में ये कहूँगा कि सीखने और सिखाने वाली होती है। आपने खुद कहा कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा जो है वो फॉलो किया है, क्योंकि वहाँ एक कंपनी होती है, उनके रूल्स होते हैं, मैनेजमेंट होती हैं, तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो यकीनन रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है और आप आगे बढ़ रहे होते हैं। और यही मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि कोशिश करें कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, बल्कि कुछ अच्छा करें। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की तरफ, जनाब मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब। अच्छा, ये आप भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए, क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते हैं हमें पता चलता है लोग इतना टैलेंट है ना पाकिस्तान के अंदर। अब हम कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमारे साथ और डॉक्टर सिद्रा अहमद थी, तो उनकी कंपनी का नाम है सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। तो यानी कि उस नाम से ही जब ऑल्टरनेटिव की आप बात करते हैं तो आपको एक सेकंड ओपिनियन का जहन में जाता है कि आप कुछ और सोचें, कुछ और बेहतर करने की सोचें। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप अपनी जर्नी बताइएगा कि आप कंसल्टेंसी और ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आप करवाते हैं, टाइम मैनेजमेंट पर आप बात करते हैं, थोड़ी सी जर्नी बताइएगा, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का उन्होंने आज इनवाइट किया, तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, जर्नी कुछ इस तरीके से है कि कभी भी कॉर्पोरेट में आने का या टीचर बनने का या कभी भी कंपनी स्टार्ट करने का नहीं सोचा था। हमारा जो बैकग्राउंड है वो है मदरसे से मैंने तालीम हासिल करी है, और फिर इनिशियल डेज़ में फिर कुरान शरीफ का दौर हुआ, तो उसमें माशाल्लाह से फिर मैंने हिफ्ज़ किया उस दौरान। तो फिर सारी चीज़ें ये इसी हवाले से चलती रहीं। फिर वो कॉलेज आया, फिर वो यूनिवर्सिटी आई, तो यूनिवर्सिटी में भी बस ऐसे ही गुजार दी कि कभी सोचा नहीं था, उस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं पढ़ा था कि कभी आगे जाके टीचर बनेंगे। तो जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, फिर जॉब सर्च करने निकले, तो सबसे आसान और इजीली जो आपको जॉब मिल जाती है वो होती है सेल्स की। तो जहाँ जहाँ सेल्स की जॉब मिलती चली गई वहाँ सेल्स की करते चले गए, साथ साथ मार्केटिंग की भी जॉब करी है। इस चक्कर में कोई तकरीबन 16 साल सेल्स में गुजार दिया। और सेल्स की जॉब आपको पता है वो इतनी टफ़ होती है कि रोज़ आपके सर के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही होती है कि अगर आज आपने सेल्स करके नहीं दी तो अगले महीने में आप फारिग हैं। लेकिन इस दौरान बड़ी अच्छी बात ये रही कि 15-16 साल के दौरान ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जो है ना वो पूरा डिस्कवर कर लिया। आपके जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं, सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फूड इंडस्ट्रीज़, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, हर इंडस्ट्री के अंदर विज़िट्स किए मल्टीपल टाइम्स, मुख्तलिफ लोगों से मिले, क्लर्क लेवल से लेके GM, DGM, ओनर्स तक सबसे मुलाकात हुई है, हर किसी बंदे को जानने का मौका मिला। तो उस दौरान लेकिन ये 15-16 साल जब मैं करता रहा जॉब, लेकिन वो जो अभी आप बात जो कर रहे थे ना वो पैशन वाली और वो जो सेटिस्फेक्शन वाली बात है वो कहीं से आ नहीं रही थी। तो सुबह काम पे जाने के लिए ना आई हैव टू ट्राई टू पुश माई सेल्फ कि यार ऑफिस जाना है, फिर वही सारी चीज़ें और फिर वो पूरा दिन गुजारना है।
तो बड़ा मुश्किल हो जाता था वो ऑफिस में जाना, रोज़ सुबह उठ के जाना, वो एक पैशन नहीं आ पा रहा था। तो मैंने फिर एक दफ़ा रियलाइज़ हुआ, और ये ख़ास तौर के ऊपर कोविड के दिनों में, मैंने कहा वो एक ऐसा कौन सा पैशन है कि जिसके लिए आपको सुबह उठें तो आपको ख़ुद को पुश ना करना पड़े काम पे जाने के लिए। तो बहुत सोचा, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई हुई, तो फिर मैं टीचिंग लाइन की तरफ, मैंने कहा ये एरिया भी जो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जब एक सेल्स का बंदा जब टीचिंग में आता है, उसको वैसे ही बोलने की एक आदत पड़ी हुई होती है, और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ लेक्चरर बना तो वो चीज़ें मेरी बड़ी हेल्प आउट करी। और फिर सप्लाई चेन मेरा डोमेन है, मैनेजमेंट साइंसेस, और थ्रू आउट मैंने वो सेल्स का काम किया। तो दोनों को जब सिंक्रोनाइज लिंक किया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चलता गया। फिर इसके बाद फिर मैंने MBA किया हुआ था, फिर डबल MBA किया मैंने, फिर इसी में फिर मैंने ट्रिपल MBA किया, MPhil किया, फिर उसके बाद सप्लाई चेन में ही PhD करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद फिर सप्लाई चेन को ही फिर मैंने अपना जो है वो डिसिप्लिन रखा, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 13 किताबें मैंने सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर फिर मैंने लिखी हैं, और 14 जो हैं वो मेरी रिसर्चेस जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। फिर साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब कंपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, और जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वाई नॉट कि मैं फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जितने भी कस्टमर्स थे 15 साल का, वो सारा डेटा था मेरे पास, तो उन्हीं को ही फिर मैंने दोबारा टैप करना शुरू किया, पिच करना शुरू किया। तो अच्छी बात ये थी कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता 2016 या 17 में मैंने स्टार्ट किया था, तो 2 या 3 साल लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें फिर ऑन ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो गई थी। अब ये है कि अब एक नेक्स्ट लेवल, अब मैं ऊपर थोड़ा सा गया हूँ, तो मैंने कहा इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करें। फिर कुछ एसोसिएशंस हैं जिनको, कुछ क्लब्स हैं, फिर उनको फिर मैंने ज्वाइन करना शुरू किया। जैसे कि रोटरी क्लब है, तो उसको मैंने 5-6 साल पहले ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली मैं उसका सेक्रेटरी हूँ अपने क्लब का। फिर FPCCI में फिर मैंने अपनी वो किया, फिर काटी में फिर मैंने अपनी कंपनी को इनरोल कराया, KCCI में। तो अब ये कि जब मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल लॉस के ऊपर बातें हो रही होती हैं, तो इट्स रियली हेल्प आउट। तो अब बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ख़ुद की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। माशाल्लाह बड़ी डिटेल में अपनी जर्नी बताई। मेरा ताल्लुक भी सेल्स से रहा है, तो मुझे पता है कि सेल्स में बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ सीखना हो ना, तो सबसे पहले कोई सेल्स का काम करे। बहुत सही बात है। आप यकीन जानिए कि सेल्स आपको बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि सेल्स में सबसे पहले होता ही कि आपको जो है वो मतलब कम्युनिकेशन ज़्यादा आपको मिलता है पहले स्टार्टिंग में। हाँ। और फिर आप स्ट्रगल करते हैं तो फिर कामयाबी मिलना शुरू होती है। वो सैलरी फिर आपकी कहीं रह जाती है, फिर आप कमीशन बेस्ड जब आप काम कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन, इनिशिएट लेना, फिर लोगों के बिहेवियर्स को जज करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आप जब अपनी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो लोगों को जज करने के लिए वो हेल्प आउट कर रहा होता है। जी बिल्कुल। और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। एग्जैक्टली। हम चलते हैं गिलानी साहब की तरफ। गिलानी साहब, आज का दौर अगर हम देखें तो जब लोगों के साथ कोई भी लीगल इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सालों लग जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को आप किस तरह देखते हैं? मैं चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, और इस पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत भी है। शाह मोहम्मद, बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है और बड़ा वाइटल है इस वक्त, क्योंकि सिर्फ एक लिटिगेंट यानी साइल नहीं, इससे हर शहरी बजाते खुद हो इसका। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा तमीज़ बांधूंगा कि वकील क्या है। वकील लफ्ज़ आपको पता है कि ये बड़ा इलाही नाम है, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इसका मतलब है कि कारसाज, सबब बनाने वाला। यानी आप एक साइल जब आता है एक वकील के पास, तो उसका काम है उसका हल निकालना, उसको कारसाज यानी एक उम्मीद लेकर आता है। उम्मीद तो उसकी होती है कि भी इसने मेरा मसला हल करना है। अब आप सोचें ज़रा, खुद अपने आप को एक साइल की शक्ल में रख के देखें कि वो क्या, अगर एक वकील उस तरह सोचे। बदकिस्मती से हो क्या रहा है मुआशरे के अंदर, सिर्फ ये मेरा जो प्रोफेशन है वकालत, अच्छा ये मैं साथ बताता चलूँ, पूरी दुनिया में ये टॉप 1 प्रोफेशन में आता है। तिब से भी ऊपर ये प्रोफेशन शुमार किया जाता है रिस्पेक्ट के लिहाज से और इसकी इल्मियत के लिहाज से, क्योंकि ये डॉक्टर भी इसी के पास आता है, तबीब हो या कोई भी शख्स होगा, उसने अपने मसाइल के हल के लिए इसके पास आना है।
अब ये इतना खूबसूरत नाम है, अल्लाह के सिफाती नामों में शुमार होता है। अब आप इसकी इज्जत देखें, रिस्पेक्ट देखें, कहाँ है, अजमत और बुलंदी वाला नाम है, बिल्कुल अल ऐसा ही है। वकील जल्ल जलालहू। अब पाकिस्तान में ये सिर्फ ये, मैं आप थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मुआशरे के शोबों में जो पोलराइजेशन आई है ना, हमारी तकसीम, उसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्ट्रॉयशन की है, इस्तेसाल किया है, जिसकी वजह से अदालती निज़ाम भी बहुत मुतासर हुआ है। क्योंकि लोगों की तरजीहात, यानी जो प्रोफेशनल तरजीहात से कहते हैं ना, शोबाजात तरजीहात, वो शिफ्ट हो गई हैं। यही वजह है कि उसाइल बेचारा रगड़े खा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वकील है, उसका जो एडवोकेट है, उसकी अब तरजीहात क्या है, यकीनन तरजीहात शिफ्ट हुई हैं तभी। वरना मैं नहीं समझता कि एक अच्छा वकील हो, कॉम्पिटेंट हो, उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो उसको हक और उसको इंसाफ दिला सके। सबसे बुनियादी वजह ये इस वक्त की जो करंट है कि हमारा जो इदारा है, जो हमारा ये जो जुडिशल निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम है, वो एक तो हमारा जो समझें कि एडवोकेट है, फिर उसके बाद है बेंच, यानी जिसको हम कहते हैं जज, जो काजी है। अच्छा, काजी अगरचे कि अल्लाह के सिफाती नाम नहीं है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत नाम है और ये अल्लाह का एक सिफाती नाम है, अल हुक्म, उससे मिलता है कि भी बड़ा फैसला करने वाला। आपने फैसला करना है, अदल इंसाफ की बात करने वाला, अदल इंसाफ, बिल्कुल उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। अब काजी का काम है कि ये मेरे ख्याल में सूरह अल-माइदा की उसका तर्जुमा मैं सुना देता हूँ उस आयत का, कि जब तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है कि तुम अमानतें अहल के हवाले करो, और जब तुमने फैसला करना हो दो लोगों के दरमियान तो इंसाफ करो। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि काजी को ये तस्वीज़ किया गया है कि तुमने फैसला करना है, बर वक्त फैसला करना है। अब काजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कश्मकश का शिकार नज़र आ रहा है। उसकी वजह साथ ये है कि हमारा वकील जो है, उसकी तरजीहात शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये ओवरऑल है। अच्छा, क्योंकि ये शोबाजात पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ मैं एक शोबे की बात नहीं कर रहा, हर जगह ये इशू है और इस्लाह की तरफ कोई नहीं जा रहा, बदकिस्मती से। अब इसकी वजह से इस कदर लोग मुतनफ़र हो चुके हैं अदालती निज़ाम से, ऐसा ही है, वकालत से, कि वो वकील की तरफ घबराता है। वो कहते हैं कि बेहतर है कि मैं घर पड़ा रहूं, मर जाऊं, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँगा, और उससे बेहतर नहीं है कि मैं, ठीक है, ये जो मेरा हक सल्ब हो रहा है, मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ, बजाय कि मैं एक बेकार, एक जो कि वकील जो कि प्रायोरिटीज़ नहीं रखता, वो उस चीज़ के ऊपर वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं, टाइम वेस्टेज भी समझता है उसको। दूसरा, आजकल अगर आप देखें कि हमारे यहाँ किसी की अगर कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई मोबाइल चला गया, पैसे चले गए, वॉलेट चले गए, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि यार अब मज़ीद परेशानी के लिए हम थाने जाएंगे, प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है आप इस पे कलमा पढ़ लें और सब्र कर लें। ऐसा है ना? ऐसा ही है। ये देखिए ना, ये तो बहुत ही माइनर सा ऑफेंस है, लेकिन जो शहरी है वो हिम्मत नहीं कर पाता, करेज। क्यों? क्योंकि एक जो इम्प्रेशन इस वक्त हमारे निज़ाम का है, वो बदकिस्मती से मैं इसको एडमिट करता हूँ, और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी तारुफ में जिक्र किया, पाकिस्तान वकला कौंसिल बनाने का एक बेसिक पर्पज़ यही है कि हम जो हैं रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। पहले तो अपने अंदर अपनी इस्लाह कर पाएं, अपने अंदर तब्दीली करेंगे। जो हम शिफ्ट हो गए हैं वकालत से, हम शिफ्ट हो गए हैं दूसरी तरजीहात की तरफ, हम वापस हमें, और बदकिस्मती से ये जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, इस पूरी हमारी वकला बरादरी नहीं है। मतलब अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं ना, मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते सब बुरे हैं, गुड कॉप्स, बट ये है कि अगर आपने जो काउंसिल बनाई, वकला काउंसिल जो बनाई आपने, तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि आप अपनी बिरादरी में, अपनी कम्युनिटी में लोगों की इस्लाह कर पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि हमने जो एक उम्मीद लेकर आ रहा होता है उसको हमने इंसाफ देना है, सिर्फ पैसा नहीं बनाना है। क्योंकि देखिए लोगों की कुछ प्रायोरिटी ऐसी हो गई है कि बस आप मिसगाइड करें, वो किस हाल में है, अपना टाइम कोई नौकरी कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, तो वो छोड़कर अदालत के चक्कर लगा रहा होता है। तो अगर जब उसकी आप परेशानी का फील, उसके शूज़ में जाके खड़े होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी परेशानियाँ कितनी ज़्यादा हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये माइंड सेट होता है कि नहीं यार मैं पैसा बना रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में एक लाइव कोच आए थे, तो उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में बड़े नशे वो फराज देखे हैं। मैंने जब भी कोई काम किया, जब मैं बहुत टॉप लेवल पे पहुँचता था, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मैं फिर ज़ीरो हो जाता था। लेकिन मैंने अल्लाह की ज़ात से कभी भी ना उम्मीद नहीं हुआ कि नहीं यार फिर करना है, फिर करना है, फिर कोशिश करनी है, और वो फिर माशाल्लाह आज एक लाइफ कोच बन चुके हैं। तो लाइफ कोच जब इंसान बनता है, जब उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फील करता है, जैसे आपने कहा
तो उसने कहा यार एक दफ़ा मुझे एक बिज़नेस किया मैंने, तो मुझे कोई 7 लाख 8 लाख का चेक मिला। तो मुझे किसी ने कहा यार ये तो जो चेक आप लेकर आए, ये तो जिस कंपनी का आप लेकर आए वो तो शरिया बोर्ड को अगर हम देखें तो वो हमें हलाल नहीं लगता, ये तो ऐसा लग रहा है कि हराम की कमाई का है। तो उसने कहा यार मैं 7 लाख क्राइसिस देख रहा हूँ, तो 7 लाख का चेक मेरे पास मौजूद है और मुझे ये एडवाइस मिली। तो उन्होंने कहा यार मैंने अल्लाह तवक्कल ये किया कि मैं क्लिफ्टन पहुँचा, सैलानी सेंटर, और वो चेक मैंने सैलानी सेंटर को दे दिया कि ये आप ठीक है, लोगों पे जो है वो मुस्तैक लोगों में बांट दें। और कहना वहां से मेरी जिंदगी तब्दील होना शुरू हुई। तो अगर आपकी सोच अच्छी हो और अगर आप किसी की मदद कर रहे हो गिलानी साहब, तो अल्लाह ताला फिर गैब से आपकी मदद करता है। जैसे कि आज आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं है। तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। बहुत अच्छी बात हो रही है और हमने कानून इंसाफ की बात कर रहे हैं। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, ट्रेनर मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारी अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। चलते हैं सबसे पहले काशिफ की तरफ और पूछते हैं काशिफ अब क्या सुना रहे हैं आप? जी खान साहब की गज़ल है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, थोड़ी सुना। क्या बात है, क्या बात है। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो,
मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। काशिफ बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है। और मैं काशिफ के बारे में एक बात बताऊं, बड़े बड़े सिंगर जो है ना बगैर म्यूजिक के सिंगिंग नहीं करते हैं। Exactly. और मैंने काशिफ को कहा कि कुछ तो म्यूजिक ले लिया करो, उन्होंने कहा नहीं यार मैं जो है ना माशिन की आवाज बगैर में खुद ही म्यूजिक के जो म्यूजिक है वो अपना ऐसा ही है। जो फन है उसको मैं चाहता हूँ कि पेश लोग करेंगे। सुने देखें। तो बगैर म्यूजिक के मैं ये कहूँगा लाइव, क्योंकि हमारा बड़ी इसमें बात कोई है। एडिटिंग नहीं होती है, बिल्कुल। जो बात हो रही होती है, जो चीज़ वो लाइव जा रही होती है। तो बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू जो वेरी मच। गेस्ट आए थे वो यही कह रहे थे कि भाई बगैर म्यूजिक के गा के दिखाओ तो हम मानेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने गाया, वो बहुत खुश हुए। माशाल्लाह बड़े अच्छे बेहतरीन। मुखड़े अंतरे जो भी हैं ये सारे जबरदस्त जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू काशिफ। गिलानी साहब ये बताएं कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो वकालत का सबसे बड़ा मसला है क्या? बहुत खूबसूरत सवाल है ये फिर अगेन, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि है, इसका जवाब तो काफ़ी मुफस्सिल लंबा है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है, जिस तरह साहिल के मसाइल एक समझे कि मसाइल गढ़ है, इसी तरह वकालत और वकील के भी मसाइल बेइंतहा हैं। सबसे बड़ा इस वक्त आज के मैं जो बात कर रहा हूँ, जो एक नया नौजवान वकील आ रहा है उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ ग्रूमिंग नहीं है। एक ज़माने में जैसे चंद अरसा पहले, अशरों से पहले एक चैम्बर्स की ग्रूमिंग होती थी, यानी कि जो पुराने वकला होते थे नौजवान वकलाओं के साथ मिलते थे, चैम्बर में आकर बैठते थे और बिल्कुल, और वो बड़ी एक शाइस्तगी, एक शगुफ्तगी, वकालत से हट के सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोफेशन के अंदर। आपने देखा बिहेवियर, आपकी आजिज़ी, आपकी अदब, आपका लौ लिहाज, आपके अंदर जो हम्बलनेस है, काइंडनेस है, फेयरनेस है, ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये किसी भी शोबे में हो, मैं ये सब समझता हूँ चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्स का काम हो, तो ये चीजें आपको बड़ा अच्छा देखिए, इंटरेस्ट ये करती हैं। पिछले कुछ ये ऐसे सालों ही में है। ये चीज शायद देखा जाए तो डिक्रीज हुई है ये चीज। बहुत ज़्यादा, बहुत तो इस पे ज़्यादा। हमें बड़े काम करने की ये जो जरूरत आजकल जो मिलेनियल्स या जो जेन जी जो जनरेशन, देखिए क्या कहते हैं एक तरफ इस मैं हवाले समझता से? हूँ कि देखिए वो टेक्नोलॉजी तो देखिए ना इन्हांस होनी है और हमें उसको वेलकम करना है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, देखें क्योंकि बगैर आप जिद्दत के साथ चलते हैं, आप कभी भी वो जैसे कहते हैं ना कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स, हाँ, वो आप उस उस तरीके तरह से। पूरी दुनिया आपने साथ चलना है। आज हम पीछे क्यों हैं पूरी वेस्ट से? क्यों? वेस्ट के अंदर फेयरनेस है, वेस्ट जो है वो इखलाकियात पे उसने बड़ा काम किया, हम इखलाकियात से उतना दूर हो गए हैं। अच्छा, जो हमारा मजहब हमें कहता है बहुत एडॉप्ट वो कर रहे हैं, करना हमें चाहिए था, हम इस पे छोड़ मैं लें। चाहूंगा। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप देखें कि कुरान कहता है कि अदल जो करता है वो तकवा के करीब तर होता है। अब मुझे बताएं वेस्ट के अंदर अब वो लोग तकवा के करीब हैं, अगरचे कि वो तो नहीं है, लेकिन अब वो सोचा जाए तो वो हमसे इंसाफ की जब वो बात इंसाफ करते जब हैं, आपने करना है, चाहे उनका भाई क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, बेटा क्यों ना बिल्कुल हो। बिल्कुल। वो इसी तरह वकील जो इस वक्त का है वो मैं समझता हूँ मजलूम भी है अपनी जगह पे। उसकी वजह ये है कि उसके पास कोई यहाँ पे रिटेनरशिप नहीं है, उसके पास यहाँ कोई उसके पास प्रॉपर उसके पास यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, फिर इसी वजह से वो चला जाता है एक करप्ट माइंडसेट की तरफ। मैं उसको करप्ट इसलिए ओपनली कहता हूँ, मैं इस चीज़ से घबराता नहीं। लोग बड़ा उसका लिहाज लौ लिहाज करके बातें लेकिन करते हम तो इस्लाह की बात कर रहे हैं ताकि किसी Exactly. की इस्लाह हो जाए। इस्लाह तो करनी है ना, लेकिन आज इस वक्त हम माशरे में जिस वक्त गुजर रहे हैं, जिस वक्त से इस्लाह से नफरत होती है लोगों को हर शोबे में। आप किसी की थोड़ी सी इत्तलाह करें तो वो आपसे आपको वो दुश्मन समझना शुरू कर देता है, अगेंस्ट हो जाता है। अब वकील इस वक्त जो है, जो नया मैंने देखा है अभी एक साल के अंदर, आज ही मैं समझ रहा हूँ कराची के अंदर ही कोई 1000-1500 वकला की इनरोलमेंट हुई। खूबसूरत बात यह है कि मैं एक बता दूँ, पब्लिक को भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान के शहरियों को, अब वकील की क्वालिटी भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रूटनी उसकी बहुत ज़्यादा वो मेरिट पे है, उसका बहुत सख्ती कर दी गई है। बेचारा मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो वकील जितनी आसानी से आ रहा था, अब वो हालात नहीं है। शदीद मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा छांटी होती है। और इस तरह भी है कि अगर 500 ने अप्लाई किया तो उसमें 50-60 जो हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, इनरोल्ड होते हैं। अब इतने हमने स्टेप्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अब जब वो इतना मेहनत करके आते हैं तो आगे क्या है? स्पेस है। क्यों स्पेस है? कि एक क्लास है जो कि बाकी मुआशरे के शोबों में वो क्लास ऑलरेडी जिसने उसको एक्सप्लॉइट किया हुआ है, यहाँ पे भी वही हाल है। एक एलीट क्लास है, टॉप टियर है, जिसने 5% उस लिटिगेंट को और उस साइल को कवर किया हुआ है, और वो नीचे 90-95% जो वकील है वो अनएम्प्लॉयड है, और उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, और उसकी वजह से फिर वो लिटिगेंट परेशान होता है और अदालत में नहीं होता, फिर वो देखता है कि शॉर्टकट क्या है, फिर वो इसीलिए आपको
वो जो आपके ग्रीवेंसेज हैं, जो पब्लिक, आम पब्लिक की जहन में होती है कि यार ये वकील काम नहीं करता, अदालत में नहीं जाता, वो इसी वजह से ये वजूहात हैं। अब हम उसी पे ये काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, बेशक मुझे पता है कि इसके अंदर हर्डल्स बहुत आने हैं, क्योंकि देखें जब भी आप कभी भी इस्लाह के लिए निकलते हैं, कोई अच्छी चीज़ करने के लिए निकलते हैं, तो वो लोग जिनको नुकसान होता है उस चीज़ से, वो आपके कदम रोकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब कोई आप अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, जब पॉजिटिविटी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ आपको मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। और जहाँ आप आओ भगत करके काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो आपके सारे रास्ते ओपन होते हैं, बल्कि आपको वेलकम किया जा रहा होता है, बहुत अच्छे अंदाज में आपका जो है इस्तकबाल किया जा रहा होता है। तो इन चीज़ों को हमने देखिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही हमने अपनी सोसाइटी के अंदर बेहतरी लेकर आनी है। हमने उन पॉइंट्स पर, उन मसाइल पर बात करनी है जिसका हम एक अच्छा आउटपुट दे सकें, एक अच्छा सोल्यूशन दे सकें हमारी सोसाइटी को। तो जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम उतनी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। चलते हैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की तरफ। आप माशाल्लाह से कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे ये जो हमारी यूथ आज मुल्क से बाहर जा रही है, क्या ये नाउम्मीद हैं? इनको क्या लगता है कि मतलब क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं? हालांकि अगर मैं बात करूं कि हमारी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम रेशो हमारी यूथ पर मुश्तमिल है, तो हमारे हुक्मरानों की तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको आप जो है वो कॉन्फिडेंस दें कि ये मुल्क आपका है, इस पे आप काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं लैक है जस्टिस का, वो हम गिलानी साहब से तो बात करेंगे। तो ये जो हमारा यूथ का जो रुझान है बाहर जाने का, इसकी मैं थोड़ी सी वजूहत जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को, और हमारे ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को बताएं कि क्या वजूहत है, इसका रीज़न क्या है? सर बड़ा अच्छा सवाल है सर। इसकी जो रीज़न समझ में आती है वो एक कॉर्पोरेट से आती है। जब कॉर्पोरेट में जब हम इंडक्शन कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो जब हमारे पास मल्टीपल सीवीज़ पड़ी हुई होती है ना, तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर हम लोग इसको असेसमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो हम बेस्ट चीज़ निकालना चाह रहे होते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय हमारे पास आए, और जब उसको पे करने की बारी आ रही होती है तो हम उसको पे वही कर रहे हैं जो कि मार्केट रेट के ऊपर कर रहे हैं। अब आप उठा कैंडिडेट वो रहे हैं जिसकी फ़ॉरेन एजुकेशन है, जिसका ग्रेजुएशन, जिसकी तालीम MBA सारा बाहर का है, उसका एक्सपीरियंस बाहर का है, और उसको आप लोकल मार्केट रेट के ऊपर उठा रहे हैं, तो वो कभी नहीं आता। वो फिर खैर चीज़ें फिर निगोशिएशन के ऊपर आती हैं कहीं ना कहीं। तो इंडस्ट्री यही चाह रही होती है मेरे पास अगर कोई फॉरेन क्वालिफाइड है, क्योंकि एम्प्लॉय से ही आपका जो इन्वायरमेंट है आपके ऑफिस का, वो डेफिनेटली चेंज हो जाता है, और चीज़ें फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं। वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑल्टरनेट चीज़ों की बात करी थी ना, और क्विक सॉल्यूशंस, तो वो उन लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग की बात कर लें या उनके माइंडसेट की बात कर लें, उनकी एजुकेशन वो टोटली डिफरेंट हुई होती है, वो हम इम्प्लीमेंट यहाँ अपने लोकल के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वजह यही है कि जब स्टूडेंट्स और वालिदैन को भी पता चल गया, अगर हमें फॉर सपोज यहीं पर ही रहना है और यहीं के इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमें काम करना है, तो हमारे पास फ़ॉरेन एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं या कुछ कर करा के वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और कॉन्सेप्ट फिर यही बन गया, जब वो बच्चे बाहर से आते हैं और जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ उन्हीं लोगों को उठा रही होती है। इवन दो अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो इवन के जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप PhDs को उठाएं। अब जब हमारे पास PhDs बहुत सारे आए हुए होते हैं ना, एक तो वो तबका होता है प्राइवेट सेक्टर का, एक पब्लिक सेक्टर का, और एक हमारे पास CVs वो आई हुई होती हैं जिन्होंने PhDs बाहर से किया हुआ होता है। अच्छा, जो बाहर से किया हुआ होता है फिर उसको भी हमने फर्दर कैटेगराइज्ड किया हुआ है कि जिसने चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया से किया हुआ है उनकी अलग कैटेगरी है, और जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से किया हुआ है उनकी अलग कैटेगरी है। तो हर यूनिवर्सिटी यही चाहती है, जिन्होंने यूरोप से किया है, अमेरिका से किया है, UK से किया है, स्कॉटलैंड से, ग्लासगो से, तो उन लोगों को फिर हम उठाएं। तो जब माइंडसेट यही बनता जा रहा है लोगों का कि भाई जब इतना फॉरेन क्वालिफाइड को और यूरोपियन की तरफ से जब उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो इस वजह से माइंडसेट एक तो ये बन गया। दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पे हमारे यहाँ है, लेकिन फिर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुँचने के बाद फिर वो देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे जो है वो मौक़े नज़र नहीं आ रहे। एक सर्टेन तबका है जिसको वो चीज़ें दी जा रही हैं, या जिसमें दूसरी और चीज़ें, सोर्सेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लोग यही सोच रहे थे कि हम जब इतनी तालीम हासिल कर लें, सब कुछ कर लें, तो हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। तो इसी वजह से लोग बाहर भी जा रहे होते हैं।
अच्छा, दूसरी एक ये चीज़ है कि बाहर जब क्वालिफ़िकेशन के लिए जब जा रहे होते हैं, अब इसके लिए दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ है कि आप पे करके जा रहे होते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर मिल जाती है। मेजॉरिटी जो पे करके जा रही होती है, आप देखें जी। जितने भी कंसल्टेंट हैं तो वो हेवी फीस चार्ज करते हैं, तो लोग क्या करते हैं मजबूरन अपने एसेट्स बेचकर, अपनी चीज़ें बेचकर, पे ऑफ करके और बच्चे को बाहर भेज रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन सा रास्ता है जो बगैर पैसे पैसों दिए के लिए जा सकते हैं। हमारा वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, बाहर जाना चाहता पूरा है, नहीं होगा। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है कि वो बिल्कुल। बगैर पैसों से जो है वो बाहर जाए पढ़ने के लिए? बिल्कुल है, लेकिन थोड़े पैसे तो आपको लगते ही हैं जाने के लिए। जी जी, वो at एक least अगर नॉमिनल तो देखें, नॉमिनल टिकट्स है, अमाउंट, हाँ, रिहाइश है, वो तो करनी वो होती तो है, करनी लेकिन पड़ती जो है। फीस देते हैं हम, हेवी फीस देते हैं कि जी हम ये चार्ज करेंगे, वो मिनिमाइज हो जाए तो बिल्कुल। इसके लिए सर पूरी दुनिया में जो मैंने रिसर्च करी है 6-8 सालों में, तो इस टाइम के ऊपर भी अभी भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी एजुकेशन फ्री है, जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन फ्री है, जहाँ पे आपका खाना पीना फ्री क्या है। बात है। जी। और वो मैं आपका, चाहूंगा जल्द से जल्द बताया हाँ, जाए और हमारे वहाँ पे जितना youth को जो है। बिल्कुल जो कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा थ्रू आउट MBA करने के लिए जाएं या PhD करने के लिए जाएं, वो सारा मटेरियल भी आपको फ्री मिलेगा। MBA के लिए ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको सिंगल सब कुछ मिलेगा, और अगर आप PhD करने के लिए जा रहे हैं और जस्ट इन केस अगर आपकी शादी हुई हुई है या अगर आपके बच्चे भी हैं, तो उन सब की अकोमोडेशन और फीस सब कुछ माफ़ होगा और उल्टा आपको पैसे भी मिलेंगे। इंटर्नशिप भी मिलेगी यानी जी कि जी, वो थोड़ा क्या मतलब बात आपको है। जॉब नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको पैसे देंगे। वो ऐसे 2 कंट्रीज हैं, सिर्फ एक है चाइना और एक इटली। तो लोग इन दोनों कंट्रीज में जा रहे होते हैं, ये दोनों कंट्रीज कहते हैं हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ कंसल्टेंट जो अपनी फीस ले रहा होता है 2-3-4 लाख वॉट, वो बस अपनी कंसल्टेंसी फी लेता है, और थोड़े बहुत जो पैसे वहाँ पे इतने शो करने पड़ते हैं कि अगर शुरू में 2-3 महीने में आपको एडजस्ट करने में लगेंगे तो एटलीस्ट इतना अमाउंट आप लेके चले जाएं। तो अगर आप MBA के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं तो वो 2-3 महीने का आपके पास थोड़ी सी अमाउंट होनी चाहिए, उसके बाद आपका थ्रू आउट PhD होगा या आपका MBA होगा, वो टोटली फ्री ऑफ यानी आप कॉस्ट कह चल रहे रहा हैं कि होगा। रिहाइश भी फ्री और खाना भी फ्री और एजुकेशन भी फ्री। चाइना और इटली की चाइना बात और कर रहे हैं। इटली, और इटली वाले ये कहते हैं कि जब अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, मैं PhD की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जॉब करना अलाउ है 4 आवर्स पर डे और 5 दिन तक। हफ्ते में 7 दिन में से बजाय आप 5 दिन जॉब कर सकते हैं, और पर डे आप 4 आवर्स जो जॉब करते हैं वो आप पैसे अर्न करें, और उसके अलावा वो आपको स्टिपेंड भी दे रहे होते हैं। वो पाकिस्तानी अगर आप मंथली में रहें तो 6-7 लाख रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें अगर पाकिस्तानी 6-7 लाख आपको सिर्फ पढ़ने के मिल रहे हैं और आपका एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, आपकी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो आप सेविंग भी कर आप सकते हैं। टोटली सेविंग है, आप घर पे भी भेज सकते हैं, आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये जितनी सारी चीज़ें ये आपको इटली दे रहा है। और अच्छी बात एक और बताऊं, इन दोनों जगहों के ऊपर ना टॉफिल रिक्वायर्ड है ना आइल्स रिक्वायर्ड है, ये क्या दोनों बात चीज़ें है। रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए यही चीज़ें हम अवेयरनेस चाहते हैं कि हमारे यूथ को मिलें कि अगर आप वाकई बाहर पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जैसे कि मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब ने बताया कि आप चाइना और इटली जा सकते हैं। MBA करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो आपको रिहाइश, खाना, एजुकेशन, इवन अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके कुछ अर्न भी कर सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी मालूमाती बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ को मिली है। चलते हैं काशिफ की तरफ। काशिफ, क्योंकि आज आपने जो सिलेक्शन दी है ना हमें, तो उससे दिल चाह रहा है कि बार बार आपको सुना जाए। बिल्कुल। तो जी जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, इश्क में उलझने पहले ही कम न
इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बेकरारी मिलेगी लुटेगा सुकून, बेकरारी मिलेगी लुटेगा सुकून। चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी, चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, अपना अंजाम सब हमको मालूम था। आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बहुत खूब काशिफ, बहुत खूब। आपकी जो सिलेक्शन है ना, यकीनन हमारे नाज़रीन को इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने नाज़रीन को वो एक पॉजिटिव मैसेज दें कि हम एक मस्बत तब्दीली अपनी सोसाइटी में कैसे ला सकते हैं। नफ्सा नफ्सी का दौर है, आपको पता है कि हर तरफ लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे वो चीट करें, आपके साथ फ्रॉड करें। तो इस मॉर्निंग स्पॉट के तवज्जुह से हमारी कोशिश है कि हम एक पॉजिटिव वे की तरफ सोसाइटी को लेके जाएं। हम चलते हैं गिलानी साहब की तरफ। गिलानी साहब, जैसे कि हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी बता रहे थे कि लोगों का रुझान है बाहर जाने का ज़्यादा, तो इस पर हमारे कॉरपोरेट सेक्टर का भी मैं समझता हूँ कि बड़ा रोल होना चाहिए। अक्सर मैं टीवी चैनल का भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा। तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर वेल नोन लोगों को बुलाते हैं और उन्हीं को स्पेस देते हैं, वही बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऑन एंटरप्रेन्योर को बुलाएं, आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारी जो यूथ है उनको भी हम यहाँ पर मौका देते हैं। हम उसको कहते हैं कि अब आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। तो इस पे भी हम यूथ को मोटिवेट करते हैं। एक सेगमेंट हमारा, उनको बुलाते हैं हम लोग। तो अगर आपने एक्सपीरियंस लोगों को ही बुलाना है, बाहर से पढ़कर आ गए लोगों को भी बुलाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन नौजवानों को इंटर्नशिप दें, उनको हम ट्रेनिंग दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, अपॉर्चुनिटी दें, आगे लेकर आएँ। तो मैं मेरिट पे गिलानी साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें ज़्यादातर मैं समझता हूँ, देखिए 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या हमारे यहाँ लोग कुछ पॉलिटिसाइज होते हैं। माशाल्लाह, आपने एक अच्छी तमीद बांध के और एक अच्छा सवाल रखा। मैं कोशिश करूँगा तमीद को भी साथ और सवाल को भी। बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा, अगरचे कि मैं दीन इस्लाम को थोड़ा सा टच करता रहता हूँ, लोग थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं। गुजारिश ये है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में ना हमने अल्लाह पाक को ना भुला दिया। अल्लाह की रस्सी जो है वो हमने छोड़ दी, जिसकी वजह से आज ये मेरिट हो, जस्टिस हो, या आप ये देख लें हमारे यहाँ जो सोशल इविल्स का अबंडेंस है, पहाड़ है। ऐसा ही है। रोज हम इतनी पेनफुल है, टेरिफाइंग न्यूज़ पढ़ते हैं।
मेरिट अपनी जगह कायम है किसी न किसी हद तक, लेकिन उसकी जितनी एक्सप्लॉयटेशन है वो भी उतनी ही हो रही है। क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा ना कि क्योंकि हमने इस दीन को छोड़ दिया है, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, और यही मैं अपने कुलीग्स को भी जब कहता हूँ तो मतवजह करता हूँ वो आवला के भी सलाह। अब आप देखें ना वेस्ट के अंदर क्या मेरिट है, क्यों मेरिट है वहाँ। आपने देखा है कि वहाँ लोग कितना वक्त का ख्याल रखते हैं और कितना एक दूसरे की वेलफेयर का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ आप देख लें बुनियादी चीज़ क्या है कि हमने अपने प्रिंसिपल्स भुला दी जो बेसिक है। अब जैसे अदल और इंसाफ है हमारा शोबा है, जैसे अदल जो है उसकी रूह है इंसाफ। अदल नहीं होता तो साइल हमारा जो लिटिगेंट के लिए सबसे बड़ा और क्राइम बढ़ने की एक वजह ये भी है ना कि अदल इंसाफ ना होना की क्योंकि वजह। अगर सजा नहीं बर वक्त होती तो वो बाहर रहता है मुजरिम, और वो मजीद उसको जुर्म करने की हौसला अफजाई होती है। जजा और सजा, जजा और सजा का निज़ाम जब कमजोर होगा, और ये जिस मुल्क में अगर ये राइज हो जाए तो वो, मैं कहता हूँ ना ये बहुत मशहूर कौल भी तो है ना कि कुफ्र का निज़ाम तो चल चल सकता सकता है। है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यानी कुफ्र की रियासत चल जाएगी, जुल्म की रियासत कभी नहीं चलेगी। ठीक है ना, इसलिए सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह बिल अम्र अदल इंसान, के आदल और एहसान कायम करो, आदल और एहसान। हम क्या करते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो बदकिस्मती से इतनी है, जो कि मैंने शुरू में भी आगाज में कहा था, पोलराइजेशन, तकसीम बहुत सोसाइटी में हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ, सादा सी लेमैन। आप एक महल्ले को देखें ना जिसकी आबादी हो 500, तो आप यकीन करें आप 500 का अगर एक पॉकेट सर्वे करेंगे आपको कम से कम 100 नजरिए मिलेंगे। अब अंदाजा करेंगे 500 की आबादी में 100 लोगों का अपना नजरिया होगा, अपनी फिलॉसफी होगी। मुझे बताएं वहाँ क्या आप निज़ाम को बरकरार रख पाएंगे? कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। ये इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ये तकसीम मुआशरे के अंदर, यही तकसीम शिफ्ट हो गई शोबों में। यही इसी तरह ये हमारे जुडिशल सिस्टम में भी यही तकसीम है, तबकाती तकसीम आ गई, उसने वो शिफ्ट कर दी ऐसा ही कि अमीर वकील अमीर से जो अमीर वकील अमीर से अमीर होता गया और छोटा। अभी जैसे मैंने कहा कि नया या यूं कहना है कि अमीर से अमीर तर होता गया, गरीब से तर होता गया, और गुर्बत का रेशो बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि आप देखें दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है निज़ाम इंसाफ, निज़ाम आदल और इंसाफ। ये हकीकत, बिल्कुल हकीकत है, ये प्रिंसिपल है। जिस मुल्क के अंदर निज़ाम आदल और इंसाफ कमजोर होगा, कंप्रोमाइज होगा, वो मुल्क आप देख लें। अब आपके सामने एक जिंदा जावेद मिसाल है। और जिस मुल्क के अंदर आप देखेंगे जस्टिस मेंटेन्ड है और रेट ऑफ रूल ऑफ लॉ है। अच्छा अब अनफॉर्चुनेटली जैसे पूरे मुल्क के हर शोबे में हम एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बड़ा सादा सा, चूरन बेचा जाता है। कंटेंट जो है अब वो क्यों ये कर रहा है? क्योंकि इजी कट है। अब बच्चा जो नया आ रहा है वो इसी चक्कर में सोशल मीडिया वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी अपना चैनल बना लेता है या फेसबुक, वो ऐसे ऐसे ट्रिक्स करता है। क्योंकि आप देखें ना गलत रास्ते पे आप चलेंगे तो यकीनी बात है आप बुराइयों की तरफ ही जाएंगे ना। क्योंकि नेकी के रास्ते पे कभी भी आप शॉर्टकट्स आपको नहीं मिलते। वहाँ आपको सब्र करना होता है, ये लाजमी है। आपको तहम्मुल करना होता है, आपको नरमी और आजिज़ी होती है। अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि अल्लाह ताला कहते हैं जब ताकत इंसान को मिलती है ना तो आजिज़ी दिखाता है। आप देखें ये उलट चल रहा है हमारे यहाँ। हम जितने ताकतवर होते हैं उतने मुतकब्बर हो जाते हैं, तकब्बर की तरफ। आप देख लें आपके सामने, जब एक शख्स मेरे साथ वकील था कुछ अर्सा पहले, जज बनता है वो ठीक है, रवैया चेंज हो जाता है, वो फिरौन बन जाता है। गुरूर और तकब्बर तो मतलब उसका यानी कि मनफी चीजें हैं, ये खुदा की खसूसियात हैं, ये इंसान की खसूसियात में शामिल है। बिल्कुल हमने खुदा की खसूसियात को अडॉप्ट कर लिया तो क्या फिर आपको मिलेगा नतीजा? तो सोशल इवल्स जो समाजी बीमारियां वो इंतहा पे हैं, वो इसी वजह से वो मेरिट का कत्लेआम हुआ, मेरिट एक्सप्लॉइट हो रहा है, शदीद हो रहा है। कहीं अगर हो रहा है, कहीं अगर मेरिट हो भी रहा है तो वो नजर नहीं आता, उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि हमें फिर जस्टिस यानी आदल और इंसाफ हर जगह जरूरी है, हर शोबे में। ये सिर्फ आप मैं समझता हूँ कि अदालतों के लिए नहीं, घर से शुरू करें, घर से अपने आप से, कंपनी में शुरू करें, अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, मस्जिद में, इमाम बारगाहों में, मतलब जो भी आपके इंस्टीट्यूट हैं जगह जगह करेंगे तो फिर आप तब्दीली देखेंगे। मतलब क्राइम ऑटोमेटिकली आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और इसका बहुत बड़ा मतलब एक रोल है जस्टिस का। और मैं कहूँगा कि अगर हमारे नाजरीन देख रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को भी कहूँगा कि लोगों के साथ इंसाफ करें। जब आप इंसाफ करेंगे तो फिर देखिएगा हमारा मुल्क कितनी जल्दी तरक्की करेगा और गुर्बत भी कम होगी। जितनी NGOs ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब,
कि जितनी एनजीओ ज़्यादा काम कर रही हैं उतनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि वक्त की कीमत एक होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज हमारा ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, हम चाहें तो हमारी सोसाइटी का ये 2 घंटे का टाइम वेस्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने नाजरीन का ये 2 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करवा सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इसको इन्वेस्ट करें। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ को ख़ास तौर पर बताएं कि टाइम की कितनी वैल्यू है। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात है। सर, जिस तरीके का आजकल का दौर गुजर रहा है ना, इस टाइम के ऊपर अगर आप सिर्फ एक डिग्री ले लें ना, तो इससे चीज़ें आगे नहीं चल सकती। तभी इसी वजह से हायर एजुकेशन कमीशन HEC यही कहता है, और हमारे इसने कोर्सेज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाई हैं ऐसी स्किल्स। अब जैसे कि AI का दौर चल रहा है, तो AI से रिलेटेड कुछ टूल्स उन्होंने अब हमारे सिलेबस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। कहा कि ये सारी चीज़ें अब आप इनकॉर्पोरेट करें। वजह यही है कि अब डिग्री से अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो नहीं, इस तरीके से चीज़ें चल रही होती। वक्त और हालात के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जो इल्म है, तो जो जैसा वक्त चल रहा है आपको उसी के अंदर अपने आप को वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अब जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती थी कि नोकिया की, एक ज़माने में जब कीपैड वाला मोबाइल था तो नोकिया कहता था हम सबसे बड़े हैं, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी को आने दो टच वाले। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, टाइम की अहमियत को नहीं समझा कि आने वाला वक्त जो है वो अब सारा उसके टच मोबाइल के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब आप की बात करें, लाइक फ्यूजी है, कोडेक है, एक वक्त में हम बिल्कुल रीले आया करती थी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज वो कहीं फ्यूजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो चीज़ें अब नज़र नहीं आती। अच्छा, सबसे दूसरी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट को हम इस तरीके से कर सकते हैं, वी हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज। हमें अपने पूरे दिन का स्केड्यूल या हमें हमारी लाइफ का स्केड्यूल कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है उसको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ में और पूरे दिन के अंदर बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें कर रहे होते हैं जिनसे हमारा आगे से कोई कनेक्शन नहीं होता, और समटाइम्स हम कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। तो कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव काम करें, क्योंकि ये जो वक्त अभी चला गया है ना, ये अब पूरी ज़िंदगी डेफिनेटली लौट कर नहीं आना है। और ये वक्त जो गुजर रहा है, अक्सर आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि हमारा पहले वाला दौर जो है वो बहुत अच्छा होता था। हम भी जिस एज में हम हैं तो हम भी यही कहते थे आज से 10 साल पहले वाला दौर अच्छा था, और आने वाले लोग भी यही कहते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वक्त कौन सा है जो अच्छा होगा, वक्त वही अच्छा है जिसमें अभी आप जी रहे हैं, इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। हमारे एक मिस कॉन्सेप्ट है ना कि हम अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं, अच्छा वक्त कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आप लेट्स स्टार्ट, एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट जी बस स्टार्ट करना, तो वही अच्छा वक्त होता है, वही अच्छा वक्त होता है। वरना पूरी जिंदगी लोगों की गुजर जाती है, इंतजार में गुजर जाएंगे, इंतजार में कि अच्छा वक्त आएगा, और वो अच्छा वक्त कभी नहीं आता और आपकी उम्र गुजर जाती है ऐसे ही। और फिर वो बुढ़ापे में फिर यही कह रहे होते हैं उस जमाने में डॉलर रेट क्या था, फिर अक्सर कहते हैं ना उस जमाने में जमीन ले ली होती है ना, ये हमारे दादा ने वो जमीन, आज वो हमारे पास होती। तो बात हुई है भाई, उस वक्त को छोड़ो, अभी ले लो, तो आज से 20 साल के बाद होगी तो वो चीज़ एटलीस्ट तुम्हारे पास। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये बड़ी अच्छी एक क्लैरिटी हमने दी है हमारे यूथ को, हमारे नाज़रीन को, कि अच्छे वक्त का इंतजार मत करें। आज जो वक्त है यही सबसे अच्छा वक्त है। आने वाले वक्त का हम कुछ नहीं कह सकते कि वो अच्छा होगा बुरा होगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और अच्छा वक्त स्टार्ट होता है देन एंड देयर। गिलानी साहब, आपकी तरफ चलते हैं। हमारे वकुला ज़्यादातर सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, तो आप समझते हैं कि वकुलाओं को सियासत की तरफ जाना चाहिए, इसका उनको कोई बेनिफिट मिल सकता है? जी सर, ना कैसे वकुला जजेस भी होते हैं। जी बड़ा उम्दा सवाल है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द शो है। थैंक यू। कि मैंने स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, कहा था कि तरजीहात जो प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, यानी शोबा जाती तरजीहात, ये हर जगह इशू आ रहा है। पाकिस्तान के शोबों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हायर एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, जहाँ भी है, वो अपनी तरजीहात से ना शिफ्ट हो रहे हैं। यही वजह, यही इशू है कि ये जो हमारा इस वक्त वीकनेस है जुडिशल निज़ाम के अंदर, वकील जो है वो अदालत से बाहर हो रहा है, अपने बार रूम से बाहर हो रहा है, सियासी हो गया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोशल इवेल है, अगेन वही पावर पुल, पावर ग्रीड, उसके वजह से जो टॉप पे बैठे हैं लोग, अब उन्होंने तो अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया जी, तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम ताहयात उनकी नस्लें 100,000 साल तक वो कायम दायम रहे, तो इस तरीके से वो, अब ये मुझे नहीं समझ आती। हालांकि ये प्योरली वकालत मकसद है,
अपने मुवक्किल की खिदमत करना। अल वकील मैंने आपको तर्जमा बताया कि कारसाज, मुझे बताया इसमें कहाँ ये आता है कि सियासत, वकील का बिल्कुल काम नहीं है ना उसका। और इसी तरह हमें अब दुनिया में आप देख लें, आप खुद इंसाफ करें, मैं आप सामीन के सामने रखता हूँ कि पूरी दुनिया में देखें किसी भी वेस्ट के मुल्क में कहीं अंजुमनें बनी हुई, यानी कि वकीलों की तहरीकें नहीं बनी हुई, कहीं नहीं, कहीं आपको नज़र नहीं कोई एसोसिएशन है, क्लब्स बने हुए हैं उनके आपस में। ये सिर्फ एक लिमिटेड हद तक रहना चाहिए, यानी कि आपकी कोलैबोरेशन के लिए। अब क्या हो रहा है कि अब बार रूम में ना वकील बैठता है, ना वो उस ज़माने में, जब पुराने ज़माने में वकील बार रूम में बैठते थे, नए वकील आते थे, बैठते थे, एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती थी वहाँ बैठ के, एक बड़ी मियार की, एक काबिलियत की, एक प्रूडेंस की, यानी जैसे विजडम प्रवेल करती, तो वो चीज़ें होती थी। अब ना वो माहौल रहा, क्यों? क्योंकि वकील आता नहीं है, वो अदालत में भी नहीं आता, बार रूम में भी नहीं आता, वो कहाँ रहता है? वो बाहर रहता है, जिस जगह पे उसको नहीं होना चाहिए वो वहाँ मौजूद। यही बात मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारे इलेक्शन हो रहे थे, मैं ये बात की अपने उम्मीदवार की, उसके लिए कैंपेन के लिए। देखें आप नोट करेंगे आपने किसको, क्योंकि अब इलेक्शन तो हो रहे हैं, सियासत में आ चुके हैं, हमने खुद उसमें जाकर इसकी इस्लाह करनी है, इसको बेहतर करने के। हम अगर ये कर भी रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मतलब इसका मकसद जो है वो फिर अगेन अदालत और वकालत की बेहतरी होना चाहिए, ना कि वो शख्सियात की तरफ चला जाए या फिर वो किसी यानी कि और इदारों की खिदमत की तरफ चला जाए। हमें अगर करना इदारे की बेहतरी के लिए काम अपने इदारे की बेहतरी करें, वो हम कर नहीं रहे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। वो आप हाल देख सकते हैं ना, आप सिटी कोर्ट में जाके देख सकते हैं, आप खुद इसकी शिकायत कर रहे हैं, आपने पूरा कराची इसका। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अब ये सिस्टम आ चुका है, ये कुछ साल पहले आया है, पहले नहीं था, 80s में नहीं थी, 90s में ये एसोसिएशन। अगर हम कर भी रहे तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी इदारे के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं बेहतरी ला सकते हैं। तो उसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। बहुत, क्योंकि ये सोशल क्लब्स तो होते हैं ना हर जगह पे, उन सोशल क्लब का मकसद यही होता है। तो ये उसी तरह का एक सोशल क्लब, इसको इख्तियार करना चाहिए, ना कि इसके अंदर आप किसी बाहर के इदारों के लिए काम करें। सर आपकी इजाज़त हो तो सर से एक मेरा सवाल है। सर जिस तरीके से अवाम, यानी कि हम जो लोग होते हैं, क्लाइंट्स जो वो गलती करते हैं, उनको वकील उनका मुकदमा लेके जाते हैं जजेस के पास। अगर वकीलों से कोई गलती हो जाती है तो जजेस उनको पनिश कर रहे होते हैं, या जो भी प्रोसेस होता है, अगर जजेस कोई गलत फैसला कर रहे होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी वजह से किसी को फांसी हो जाए या कोई कुछ हो जाए, तो वकीलों को उनको जज करने को जजेस को कौन जज करेगा, उनको सज़ा देने का? ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरा एक ये बात थी कि अब जैसे कि अभी सुनने में आया था, ये नस्ला टावर जो है ये हमने गलत गिराया, इसके ऊपर गलत फैसला दिया गया, तो इसका मतलब है जजेस है और उसके ऊपर शायद कुछ पॉलिटिकल लोग में भी, आई हैव नो आइडिया। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर जज ने गलत फैसला दिया तो उस जज को या उससे रिलेटेड लोगों को क्या कोई ऐसा निज़ाम है या इसका इज़ाला कैसे होगा जो हम कर चुके हैं? जजेस को कैसे सजा दी जाएगी? बड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है आपका। अब आपने शुरू में ये पूछा कि क्या आपने पूछा कि अगर जजेस कोई गलत हाँ, ये फैसला निज़ाम हमारे वकला के लिए भी मौजूद है, यानी एहतसाब का, और जजेस डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट्स के जजेस। लेकिन निज़ाम है, 3 टेयर्स हैं अदालत के, जुडिशल सिस्टम के। एक है लोअर कोर्ट्स, जिसको आप ट्रायल कोर्ट्स जो बेसिक जुडिशल सिस्टम, जहाँ से उनकी भी एहतसाब का निज़ाम बना हुआ है, जिसको हम डिपार्टमेंटल DPC भी कहते हैं, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटीज़ कहते हैं। ACR जो बनती हैं, इनकी भी बनती हैं, यानी कि एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट जिसको कहते हैं। इसी तरह जो हमारे हाई कोर्ट है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, उनकी भी वो हैं, कमेटीज़ बनी हैं, और वो कमेटीज़ में वकला भी शामिल होते हैं। उसके अंदर हम जिसको आपने रिसेंटली कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपने देखा और रिमूव हुए, वो कमेटीज़ ने फैसला किया। इसी तरीके से वकला की भी बनी हुई हैं कि वकील भी अगर कोई बाईपास करता है, वायलेशन करता है लॉ की, जिस तरह जज, तो उसका भी एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फिर वही बात है, उस निज़ाम पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। वही बात है कि अगर मुजरिम को किस तरह आपने सज़ा देनी है, कितनी जल्दी देनी है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की ज़रूरत है इस वक्त। प्रॉब्लम हमारे यहाँ कुछ नहीं है सिवाय विल की, हर चीज़ के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। बात सब करते हैं, आप देखिएगा जी, क्योंकि सियासत में आपने नोट किया होगा, सब नारे लगा रहे, शांटिंग यही हो रही थी, तकारीर होती हैं। वकील आपको कह रहा था मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ,
मैं जुडिशल सिस्टम की इन्हांसमेंट के लिए हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा होता है बेसिकली, वो एक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन आगे अच्छा अब अनफॉर्चुनेटली आपको देख लिया ना, आपने 1 साल उसको देख लिया, अब आगे जाएं, अब चेंज करें, उसको रिजेक्ट करें, नहीं फिर आप उसको क्यों, क्योंकि उसने आपको ग्रैब कर लिया होता है अपने चीज़ों से, अपने डिफरेंट टूल्स। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये आपने मैंने जैसे आपको कहना कि निज़ाम मौजूद है, बहुत सख्त निज़ाम है रिमूवल ऑफ जजेस का, ये कभी सुनने में नहीं आया। मतलब हम इसको अगर बड़ी हम मिसालें यूं कहें- मौजूद है। अच्छा, अगर हम हाँ, यूं हाँ। कहें कि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन और नहीं हुए भी हैं, लेकिन बस बात वही है कि वो नजर असल में, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, न्यूज़ में Highlight आते नहीं भी हैं हाईलाइट, क्योंकि आप देखें ना, हमने वो प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है, क्योंकि ये एक अच्छा है, डिकोरम मेंटेन रहता है कि अब हायर कोर्ट का जज है, उसको सजा हुई है, तो वो लिटिगेंट वैसे ही खौफजदा है, परेशान है, ठीक है, और उसके ऊपर एक नफसियाती असर आता है, तो वो चीज़ आती है न्यूज़ के अंदर बाकायदा। लेकिन हम वकला, हम क्योंकि कनेक्टेड रहते हैं, हमें पता होता है बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट के भी जजेस रिव्यू हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हुए हैं, और लोअर कोर्ट से तो होते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, जिस जो लोग उसको जिनके इख्तियार होता है, वकला की हमारी एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सूबाई लेवल पे बाकायदा। अगर किसी कोई आपस में वकला के इशूज़ होते हैं, वही आपने आर्बिट्रेशन का जिक्र किया, मीडिएशन का जिक्र किया, वो मीडिएशन कमेटीज़ हैं, आर्बिट्रेशन कमेटीज़ हैं, बड़ा एमिकेबली चीज़ें सॉल्व होती हैं, अच्छाइयाँ हैं, मैंने कहा ना, लेकिन भाई वही बात है, जैसे मुआशरे के बाकी शोबाजात में भी ईवल्स हैं, यहाँ भी ईवल्स है, क्योंकि ये शोबा बहुत ज़्यादा हैवी है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक मैंने कहा ना कि रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है निज़ाम अदल इंसाफ। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है कि जब आपके इदारे का कोई भी वकील अगर कोई भी वायलेशन करता है तो पूरा इदारा बदनाम होता है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ तो उसकी वजह से उस पूरे इदारे पे जो है ना वो असरअंदाज हो रहा होता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि हमने बात की कि देखें वक्त और हालात के मुताबिक आपको जो है चलना होता है, और आपके पास जो भी नॉलेज है, मिसाल के तौर पे आप एजुकेट हैं लेकिन कानून में तरामीम हो रही होती हैं, तो आपने रेगुलर पढ़ना होता है, सीखना होता है। आज की जो वक्त की जो टेक्नोलॉजी हम बात करें, ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, हम शॉर्ट कोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब शायद लोगों का इतना वक्त ना हो कि वो डिग्री लें 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए, या हम जिस एज में हैं अगर हम कुछ करना चाहें तो हम शॉर्ट कोर्सेज को भी अपना सकते हैं। तो जिस तरह कॉरपोरेट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, जैसे कि आप भी कॉरपोरेट ट्रेनिंग देते हैं, जी। तो हर इदारे में मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा हमें सिस्टम रखना चाहिए कि हम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करें। ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद यही है। हम बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर उनको देखते हैं तो वो गाय बगाए मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो है वो सेमिनार करवा रहे होते हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं हमें सीखने का मौका मिल रहा होता है। तो उस ट्रेनिंग पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को बताइएगा कि कितनी अहमियत होती है इसकी। बिल्कुल। पहले तो ये आपका जो सवाल था कि जो AI का जो दौर है इसमें शॉर्ट कोर्स, ये समर इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ये जो जून जुलाई और अगस्त तक की जो बच्चों की छुट्टियां आई हैं, उसमें 9-10 के क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे, इनका रुझान इस दफ़ा इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बच्चों ने छोटे छोटे से अपने क्लब्स बना लिए हैं, लोगों ने उनको एक जगह पे जमा किया है। इतने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर सेमिनार और बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चेंज है, मैं समझता हूं। एग्जैक्टली उनको दिया जा रहा है कि आप छोटा सा कोर्स करें महीने 1.5-2 का, और उसके बाद फारिग बैठे में तो अपना पैसे कमाना शुरू कर दें, क्योंकि अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, इनके ऊपर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आपको काम भेज रहे होते हैं, और ये इसी तरीके से कर करके बच्चे जो हैं वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और यही बच्चे आगे जाके जो है वो एक्सेल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में, और कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इवन के हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बच्चों को इस तरह की वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं कि भाई आपकी 2 महीने की छुट्टियां, आपको हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, अब जाएं आप अपना जो है वो काम करें, और जब दोबारा से यूनिवर्सिटी रेज्यूम हो तो आप बिल्कुल क्लासेस लें। और जहाँ तक ये बात आ जाती है कि कॉर्पोरेट्स की, तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जो हैं असल में 2 तरह की कॉर्पोरेट है। एक कॉर्पोरेट वो है जो कि सेठिया निज़ाम है, और एक कॉर्पोरेट वो है जो कि बाकायदा कॉर्पोरेट है और चल रहा है। सेठिया निज़ाम में आप वो लोग ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर इतना ज़्यादा इसको जो है वो प्रमोट नहीं करते, वो ये कहते हैं मेरा पैसा ज़ाया जा रहा है, बेकार जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करें
तो वो बिल्कुल करवा रही होती हैं। और इवन दो हर जो है वो अपने डिपार्टमेंट की करवाती हैं। अगर सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स और मार्केटिंग से करवा रही होती हैं, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन वालों को बुलवा रही होती हैं। और इवन के अगर मैं टोयोटा की बात करूं तो वो तो जापान से लोग बुलवा रहे होते हैं, और इवन दो जापान भेज रहे होते हैं, वहाँ का प्रोडक्शन का पूरा निज़ाम उनको बता रहे होते हैं, वो लोग सीख कर आते हैं और यहीं के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर बात करी है। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि हर जगह के ऊपर पाया जाता है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। फिर सेल्स वालों को हम निगोशिएशन स्किल्स सिखा रहे होते हैं। फिर वर्क प्लेस हरासमेंट, इन चीज़ों के ऊपर हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं। तो ये फिर हाउ टू बी अ लॉयल विद योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल कॉर्पोरेट को सिखा रहे होते हैं। कॉर्पोरेट वाले जो हैं वो बिल्कुल एज अ ट्रेनर हम लोगों को बुलाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग वगैरह सेशन दे रहे होते हैं। और ये और इसकी बड़ी अहमियत है, मैं समझता हूँ कि इसको एग्जैक्टली, और ये टाइम टू टाइम होते रहनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर अपनी तरफ से कोई हमारे नाज़रीन को एक अच्छा मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? जैसे कि बिल्कुल एक, जैसे कि मैंने वो एक फ्री वाली बात करी थी, तो इसी तरीके से एक और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अपने नाज़रीन को, जो कि स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आपके पास अभी जून जुलाई की छुट्टियां हैं, जब मेरे पास आज से कुछ साल पहले जून जुलाई की छुट्टियां थी, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चला था। आपके तवज्जो से मैं अगर कहें तो आईजैक उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, AIESEC। वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि आप उसमें आप इंटरव्यू दें, आप उसमें 99% आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ उसमें आपको अपना वीज़ा और रिटर्न टिकट अपना लेना होता है, वेयर एवर यू वांट यू टू गो। yes. हाँ, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं एक्सेप्ट इंडिया और इजराइल, आप वो आपको भेज देते हैं और वहाँ पे आप 3 महीने तक रहते हैं उन्हीं के खर्चे के ऊपर। उसमें होता क्या है, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो जब आप बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और फिर वापस आते हैं, तो आपका एक्सपोजर वो डिफरेंट लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और 90% यहाँ पे बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स को, देखने वालों को यही है कि इस आईजैक के बारे के ऊपर जाकर देखें। इनकी वेबसाइट है आईजैक कराची, इसके ऊपर अप्लाई करें और ऑलमोस्ट हर बच्चा इसके ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं कोई तकरीबन, जब मुझे 22 साल का था तब मुझे पता चला था। और ये इसकी एज लिमिट है 30, और इसके लिए दूसरा एक जो कैप है वो है कि आप एक तो स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, और क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें? मैं एक तो पैगाम साथ एक अनाउंसमेंट कि अभी पाकिस्तान वकला कौंसिल को ज्वाइन करें। पाकिस्तान भर के वकला से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के वकला को कनेक्ट करेगी इंशाल्लाह। और इसकी वेबसाइट है pwclaw.org। पैगाम मेरा नए आने वाले नौजवान वकला से है कि ये शॉर्टकट को अवॉइड करें, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, प्रैक्टिस की तरफ आएँ, अदालत में मौजूद रहें, बार्स में आएँ और अपनी वकालत को बेहतर करें, सिर्फ वकालत और अदालत। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे नाजरीन को। नाजरीन, यकीनन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज की गुफ्तगू सम अप करें तो अगर आपने हमारी गुफ्तगू को अगर 1% भी अगर आपने फॉलो कर लिया, उस पर अमल कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी और मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मस्बत रहें, अच्छा सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने लिए अच्छा करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे थे मॉर्निंग स्पॉट। हम चलते हैं काशिफ की तरफ और लास्ट में वहीं से हम वाइंड अप करेंगे। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी,
हमसे ना होगी ऐसी नादानी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, झूठी अदाएं खोटी अदाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए, झूठी अदाएं खोटी अदाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे